नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया ने इस बैठक के लिए अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया है। हालांकि वे कुछ दिनों पहले भी दिल्ली आए थे, तब उनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के पैनल से हुई थी, लेकिन पार्टी आलाकमान के साथ उनकी बैठक नहीं हुई थी। अमरिंदर के दिल्ली से वापस जाने के कुछ दिनों बाद ही पंजाब में पार्टी के भीतर उनके सबसे बड़े विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और फिर राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन अब तक दोनों ही नेताओं में समझौते की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। पंजाब में चुनाव अगले साल है। सिद्धू कैप्टन पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कल की बैठक को लेकर क्या खबर है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। आखिरकार ये खबर आई है कि आ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली, मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से, लेकिन अभी तक जितनी बार भी वो आए, हमने देखा कि आला कमान ने उनको कोल्ड शोल्डर दिया, उनसे बातचीत नहीं की, बल्कि जो उनके विरोधी माने जाते हैं सिद्धू, वो दिल्ली आए तो उनको बाकायदा बुलाया गया, उनसे मुलाकात की राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या आप कैप्टन को भी ये संदेश देने की कोशिश है कि आला कमान आपके प्रति भी उतनी हमदर्दी रखती है जितनी कि सिद्धू के साथ? जी देखिए, पिछले बार जब अमरिंदर सिंह दिल्ली गए थे तो उनके खेमे का कहना है या उनके जो लोग क्लोज हैं उनका कहना है कि उन्होंने गांधी परिवार से या पार्टी प्रेसिडेंट से समय मांगा ही नहीं था, जबकि दूसरे खेमे का कहना है कि उनको स्नब किया गया या इग्नोर किया गया। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू 2 बार मिल चुके हैं दिल्ली, एक बार पैनल से मुलाकात हुई उनकी, दूसरी बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई। और अब जब सोनिया गांधी ने, सूत्र बता रहे हैं कि खुद अमरिंदर सिंह को बुलाया है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है यहाँ पर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सीनियर लीडर हैं, पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, पंजाब में कांग्रेस के एक चेहरा हैं। उन्हीं की वजह से आपने 2017 में कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई है। लेकिन उसके बाद से अगर पिछले 2 हफ्तों के पूरी घटनाओं का जायजा लिया जाए तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जब वहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलकर पंजाब वापस आते हैं, उसके बावजूद वो ट्विटर के थ्रू सरकार पर, चाहे पावर क्राइसिस का मसला हो, उस पर लगातार अटैक करते रहते हैं। लेकिन आज के जो उनके ट्वीट्स हैं उससे कहीं ना कहीं उनका स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट दिखा है कि वो सरकार को छोड़कर सरकार के ब्यूरोक्रेट्स पे अटैक कर रहे हैं। खैर, एक बात और साफ है कि जो फॉर्मूला है इनको दोनों को अकोमोडेट करने का, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अगर रखना है तो किसी हिंदू समुदाय के नेता को रखें, ताकि दोनों ही पदों पर, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ही जट सिख नहीं होने चाहिए। शायद हाईकमांड ऐसे फॉर्मूले पर भी गौर फरमा रही है कि अगर अध्यक्ष ही लगाना है, और नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही कह चुके हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर काम नहीं करेंगे, तो अंडर वाली जो 2 पोस्ट होती है वो या तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या डिप्टी सीएम होते हैं। तो सबकी निगाहें इसी पे टिकी हैं कि क्या वो फॉर्मूला वर्कआउट कर लिया गया है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तो मिलकर वापिस आ चुके हैं। शायद इसी फॉर्मूले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बातचीत की जाएगी। दिलचस्प बात यह रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले हाईकमांड ने डेडलाइन भी दिया है कि आप जो चुनावी वायदे हैं उनको पूरा करें, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की कंडीशन ये थी कि अमरिंदर सिंह चुनावी वायदे पूरे नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में देखा जाए तो अमरिंदर सिंह ने एक के बाद एक जितने कदम हैं वो उन्हीं चुनावी वायदों से रिलेटेड लिए हैं। जैसे पावर परचेज अग्रीमेंट को रिव्यू करने की बात थी, उन्होंने कल प्रेस स्टेटमेंट इशू करके बताया कि वो लीगल ओपिनियन या लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कानूनी तरह से कैसे पावर परचेज अग्रीमेंट्स जो प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट्स के साथ हैं उनको देखा जाए। नशे का दिवस मनाया गया था अभी जून के महीने में, उस वक्त भी कई आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए गए कि हमने इतने नशे में इन्वॉल्व स्मगलर्स को पकड़ा, इतने केस किए। इसके अलावा भी अलग अलग जो शिकायतें या चुनावी वायदे थे उस पर कुछ न कुछ प्रोग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिखाया है। उन्हीं का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर भी वो कल हाईकमांड को बताएंगे कि जो चीजें 3 मेंबर पैनल ने सजेस्ट की थी कि आप प्री पोल प्रोमिसेस को पूरा करें, तो उस पर काम जारी है। तो कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन के जो एफर्ट्स हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कल ये आखिरी मुलाकात होगी या मुलाकात का दौर जारी रहेगा, क्योंकि पहले जो 3 मेंबर पैनल था जिसमें खड़गे साहब थे या अपने हरीश रावत जी थे, इन तीनों नेताओं ने यही कहा था कि 8 से 10 जुलाई तक जो है हाईकमांड या पार्टी अध्यक्ष। शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका विस्तार से समझाने के लिए कि इस पंजाब की जो सियासत चल रही है, उठापटक चल रही है, इसमें कैप्टन की जो सोनिया गांधी से मुलाकात होने जा रही है उसका क्या मतलब है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने बयान दिया है कि लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है
और ऐसा करने वालों पर बिना किसी भेदभाव के सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है, मुसलमानों को किसी भी डर में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हिंदू ये कहे कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। कानून को अपना काम करना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। लेकिन AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान के लिए मोहन भागवत पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लिंचिंग करने वालों को सरकार की ही शह मिली हुई है। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में RSS और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि RSS अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या RSS और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है। उधर इस बयान के बाद बसपा प्रमुख मायावती भी मैदान में उतर आईं। उन्होंने कहा कि RSS बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर सबको दिख रहा है। RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का DNA एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि RSS व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए। इस दौरान जब आज कार्यक्रम हुआ तो बड़े दिनों के बाद लालू यादव किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। वो थोड़ा बीमार जरूर दिख रहे थे, लेकिन तेवर पहले की तरह थे। लालू ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मिट जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। सुना है, देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को ये दल है, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। तो बोलता था जंगल राज, मेरा जो राज था गरीबों का, क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया, रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया। उधर लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ होने के बाद चिराग पासवान आज से बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। LJP के बागी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यहीं से सांसद हैं। हालांकि सीट की पहचान रामविलास पासवान से रही है। दिल्ली से पटना पहुंचते ही चिराग पासवान एक्शन में दिखे। उन्होंने पहले अंबेडकर पार्क खोलने के लिए धरना दिया, फिर अपनी बहन से मिलने पहुंचे। चिराग का दावा है कि पार्टी के 95% लोग उनके साथ हैं,
साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अभी पार्टी को खड़ा करना है। लोटोलैंड आज का सितारा में आज बात 36 साल के हबीब मोहम्मद की। पेशे से मटन विक्रेता हबीब कोरोना की पहली लहर के बाद से ही संक्रमित लोगों के घरों को डिसइंफेक्ट करने में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम में वो ये काम बिना बाहरी मदद के अपने पैसों से कर रहे हैं। 1 लाख रुपए नकद के साथ लोटोलैंड उनकी इस मुहिम में मदद कर रहा है। साल के हबीब कसाई हैं। आधी रात को काम करना शुरू करते हैं जो सुबह 8 बजे तक चलता है। नहा धोकर और कपड़े बदलकर अब वो ऐसे घर जा रहे हैं जहां एक परिवार क्वारंटीन में है क्योंकि कुछ सदस्य 10 दिन पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तिरुवनंतपुरम के भीमपल्ली इलाके में वो पहुंचते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तहत बनी टास्क फोर्स के सदस्य उस घर ले जाते हैं। अब अपनी पीपीई किट में वो उस गाड़ी को जिसमें परिवार वालों ने सफर किया था उनके गेट और परिसर को सैनिटाइज करते हैं। जब इनके क्वारंटीन के 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो एक घर के अंदर को भी सैनिटाइज करेंगे। क्योंकि हमारा परिवार कोविड पॉजिटिव है इसलिए हमने वॉलंटियर हबीब को इत्तला दे दी थी जिन्होंने घर के परिसर को सैनिटाइज किया। हमारे क्वारंटाइन मुक्त होने के बाद वो घर के भीतर भी सैनिटाइज करेंगे। अपनी पीपीई किट उतार कर और सफाई के बाद ये अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होते हैं। एक स्कूल के गलियारे और कमरे सैनिटाइज करते हैं। ये स्कूल उन तटवर्ती निवासियों के लिए राहत शिविर का काम दे रहा है जिनके घर बर्बाद हो गए थे। मैंने अपने पैसों से एक बैटरी मशीन ली है। मैं घर, मस्जिद, दुकानें, कोविड जांच केंद्र सैनिटाइज करता हूँ। भीमापल्ली, पोंथूरा और पल्ली पीरब इलाके में। बाद में जब खर्चा बढ़ गया तो स्थानीय लोगों और हितैषियों ने मेरे लिए 20,000 रुपए जमा किए। पहली लहर के दौरान हबीब ने अपने पैसे खर्च करके 100 लीटर ब्लीचिंग और सैनिटाइजेशन लिक्विड के अलावा बुनियादी साजो सामान भी खरीदा। बाद में वहां रहने वालों और दूसरे समूहों ने मिलकर 20,000 रुपए इन्हें दिए जिसे इन्होंने और बेहतर सामान खरीदा। लेकिन हबीब का कहना है कि घटती आमदनी और बार बार होते लॉकडाउन के अलावा पैसे और प्रोत्साहन की कमी से वो दूसरी लहर में ज्यादा काम नहीं कर पाए। लेकिन अब उन्होंने फिर से पार्षद और स्थानीय ग्रुप्स को अपनी सहायता जारी रखने का भरोसा दिलाया है।